चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का आज का क्वेश्चन। हो जाएगा हो जाएगा। आवाज क्लियर है? ठीक है। आप लोग भी जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है। अब ये झुग्गी मुक्त का मतलब समझ रहे हैं? झोपड़ी, जैसे शहरों में क्या होता है, झुग्गियां झुग्गियां लोग रख लेते हैं। झुग्गियां का मतलब ये हो गया कि अस्थाई घर होता है। तो ऐसे कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा मुक्त कर दिया गया, झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है। तो वो कौन सा है? चंडीगढ़। जी, आप देख रहे होंगे वो कौन सा शहर है। चंडीगढ़ शहर है, जिसे क्या कर दिया गया है, झुग्गी मुक्त कर दिया गया है। मतलब अब इस शहर में क्या होगा, सभी बिल्डिंग्स होंगे, कोई झुग्गी मुक्त मतलब झुग्गी नहीं होगा। अब देखिए भारत ने शहरी विकास में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हाँ ये जानना कि कैसा प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर झुग्गी या झोपड़ी मुक्त घोषित कर दिया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं, ये भारत का कैसा हो गया, भारत का पहला भारत का पहला शहर होगा जो कैसा है, भारत का पहला शहर जो क्या है, जो झुग्गी मुक्त हो गया, झुग्गी मुक्त हो गया है। ऐसे आधिकारिक तौर पर इसकी क्या कर दी गई है, इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। ये क्या है, झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। हम्म, देखिए झुग्गी मुक्त क्या बन गया है, शहर हो गया है आधिकारिक तौर पर। यहाँ देखिए अवैध बस्तियां को हटाकर प्रशासन ने 520 एकड़ की जमीन वापस ली है और वैकल्पिक आवास पुनर्वास की मतलब व्यवस्था की है। इसका मतलब समझ रहे हैं कितने, 520 एकड़ की जमीन पर क्या था, झुग्गी थी। उसे क्या कर दिया गया, मुक्त करवा दिया गया, झुग्गी मुक्त करवा दिया गया है। अवैध बस्तियां थी, अवैध का मतलब जिसके जो वैलिड नहीं थी, जिनके पास कोई कागज नहीं था, ऐसा करने वाला चंडीगढ़ क्या है, पहला है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब स्टैटिक जीके से देखिए, किससे भाई, स्टैटिक जीके में किससे संबंधित है, ये चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ के बारे में और जानिए भाई, चंडीगढ़ और क्या है स्थिति इसकी। चंडीगढ़ की सामान्य जानकारी, स्थिति क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है। चंडीगढ़ के बारे में और जानिए। जो चंडीगढ़ है, ये दो राज्यों की क्या है, राजधानी है। दो राज्यों की, हाँ दो राज्यों की राजधानी। और दो राज्य कौन कौन से हैं, कौन सा, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, नाम भी इसीलिए पड़ा है चंडीगढ़ का। चंडी प्लस गढ़, चंडी क्या दुर्गा जी का एक अवतार था, रूप है जी ना, चंडी। और वहीं यहाँ हरियाणा में ही, हरियाणा के करनाल में ही एक मंदिर है, उसी के नाम पे पड़ा था चंडीगढ़। गढ़ का मतलब किला, दुर्ग। तो ऐसा ही नाम पड़ा। और देखिए ये पंजाब और किसका, पंजाब और हरियाणा की ये राजधानी है कौन, चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और आगे जानेंगे। 1 नवंबर 1966 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये क्या हुआ, गठित हुआ। वास्तुकला और योजना, मतलब यह भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। इसकी ये योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। पंजाब और इसकी हरियाणा की राजधानी है। पंजाब से लगभग 28 राज्यों को काट करके इसे बनाया गया है। 28 राज्य नहीं, 28 जिलों को
ठीक है ना, गांवों को, इनको काट करके, गांवों को काट करके बनाया गया है। इसकी योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बोजियर, ये पूछा जाता प्रश्न है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, ली कार्बोजिए ने बनाई थी। मतलब ये जो वास्तुकार इसके कौन थे, चंडीगढ़ को बनाने वाले वास्तुकार, उनका नाम क्या था? ये फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के रहने वाले, इनका नाम क्या है? ली कार्बोजिए ने बनाया था। अब यहाँ के बारे में जानिए। यहाँ पर एक रोज गार्डन है, रोज गार्डन, देखिए झील है सुखना झील, और एक रोज गार्डन है, गुलाब की क्या, गुलाब का बगीचा है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? रोज गार्डन है। आप ये भी जानते रहिए चंडीगढ़ से, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और दूसरी बात, यहाँ पर राक क्या है? राक गार्डन स्थित है। तो इतनी जानकारी किससे है? चंडीगढ़ से है। अब चंडीगढ़ कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, आप जान रहे हैं ना। तो यहाँ क्या मुख्यमंत्री होंगे? फिर कौन होगा? यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल ना होकर के क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। उपराज्यपाल होते हैं या फिर क्या होते हैं? पर शासक होते हैं। प्रशासक कौन है भाई? प्रशासक यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल या प्रशासक का नाम क्या है? उनका नाम है बनवारी लाल, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? ये प्रशासक हैं कहाँ के? चंडीगढ़ के। या फिर क्या हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं। समझ रहे हैं भाई? ये क्या है? यहाँ के प्रशासक हैं या राज्यपाल हैं। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, सुखाना झील, सुखाना झील, ये देखिए यहाँ सुखाना झील है। सुखा सुखना झील, सुखना झील या रोज गार्डन, ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ये एशिया का कैसा गार्डन है? सबसे बड़ा गार्डन है, रोज गार्डन। नोबेल प्राइज से। किससे क्वेश्चन है? नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज 2025 किसको मिला? देखिए, नोबेल प्राइज 2025 किसको मिला? फिजिक्स और मेडिसिन के विजेता, और उनके रिसर्च ने दुनिया बदल दी। तो अब ये कह रहा है कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताइए। 2025 के विजेता का नाम, तीनों हैं, यहां लिखा गया ऑल एबव, मतलब उपरोक्त सभी। हाँ, उपरोक्त क्या है? सभी। तीन के तीनों लोग क्या हैं भाई? इसके क्या हैं? विजेता हैं। किसके? नोबेल प्राइज के, नोबेल प्राइज के। तो ये तीनों लोगों को किस क्षेत्र में मिला है? नोट कर लीजिए, किस क्षेत्र में मिला है? हैं? हाँ, फिजियोलॉजी और या और किसके? मेडिसिन, दोनों में तीन लोगों को मिला है। बात समझ रहे हैं? जी, तीनों लोगों को मिला है। देखिए भाई, नोबेल प्राइज ना के विजेता 2025 के, 2025 के विजेता कौन कौन? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सागाची, ये तीनों लोगों को क्या मिला है? मेडिसिन और फिजिक्स, सॉरी, मेडिसिन और किसके? फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है तीनों लोगों को। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इनके बारे में और जानिए, ये क्या इन्होंने क्या खोजा कि जिनको जिससे इन लोगों को क्या मिला है? ये नोबेल प्राइज मिला है। इनके द्वारा क्या खोजा गया है? इनके द्वारा शरीर में होने वाले
पाई जाने वाली कोशिकाओं में एक टी सेल होती है, टी सेल कोशिका। टी सेल कोशिका के बारे में इन तीनों लोगों के द्वारा खोजा गया है, जिन पे रिसर्च किया गया है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों में क्या मिलेगी हमको, जो है एक तरीके से राहत मिलेगी, उसके इलाज में क्या होगा, और आसानी हो जाएगी, किसके, कैंसर के इलाज में। टी सेल पाई जाती है शरीर में, ठीक है ना। कोशिकाएं प्रतिरक्षा होती हैं, अर्थात एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाती हैं, वो रोगों से लड़ती हैं। उन्हीं सेल के बारे में किसने खोजा है, ये तीनों लोगों ने। जो लिखा गया है ऑल एबव, मतलब उपरोक्त तीनों के तीनों ये जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। किससे संबंधित हैं, ये हैं आपके नोबेल प्राइज से, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। आगे चलते हैं, और लोगों को जोड़िए भाई, संख्या बहुत कम है। हम्म, समझ रहे हैं, या और लोगों को जोड़ लीजिए। क्या कह रहे हैं मौर्य, क्या कह रहे हैं भाई, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप मेहनत खुद करिए, मोटिवेशन की जरूरत क्या है, आपसे बड़ा मोटिवेशन कौन है, नौकरी लेनी है ना। आप स्वयं इतने बड़े क्या हैं, आप स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हैं कि आप अपने जो भी घाव हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अपने समस्त घाव आप भर सकते हैं। परिणाम चाहे जो हो, समझ रहे हो ना, अभी आप कह रहे मोटिवेशन, परिणाम चाहे जो हो, वो क्या होगा, आपका प्रयास ही, आपकी कोशिश ही आपको सफल करेगा, ठीक है ना, चाहे जो परिणाम। अब देखिए, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, उसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान चिकित्सा, किसे, जो अभी आप पढ़े मेडिसिन और, हाँ फिजियोलॉजी, वो तो फिजिक्स के अलग हैं भाई विजेता। हाँ, शरीर विज्ञान या चिकित्सा के ही क्षेत्र में इन तीन लोगों को मिला है, ये देखिए नाम इनका तीनों, जो अभी हमने आपको बताया था कि ये उपरोक्त तीनों में, तीनों लोगों को मिला है। खोज किया प्रतिरक्षा प्रणाली में रेगुलेटरी टी सेल्स, अभी हमने आपको बताया ना कि शरीर में पाई जाने वाली क्या, टी सेल, इन्हीं के बारे में इन्होंने खोजा है तीनों लोगों ने, भूमिका में। अच्छा ये क्या है, देखिए बीमारियों की समझ और स्टेम सेल थेरेपी में सुधार करता है, इसका यही फायदा है, हम आपको पहले बताए थे कि ये हमारे बीमारियों में क्या होगा, मतलब इलाज में मदद करेगा टी सेल्स, जैसे कैंसर जैसी घातक जब बीमारियां होती हैं तो उनमें ये क्या करता है, मदद करता है, कौन, टी सेल्स, जिसको खोजा है। अच्छा भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, ये देखिए, जॉन क्लार्क, मिशेल एच और डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, इन तीन लोगों को क्या मिला है, इन तीन लोगों को भी भौतिक के क्षेत्र में मिला है क्या, नोबेल प्राइज। ये इससे पहले वाले इस क्षेत्र में किसको मिला था, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है ना, और ये किसके क्षेत्र में है, भौतिक के क्षेत्र में। कितने लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना जी। नोबेल प्राइज कितने, 6 क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये दिया जाता है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला तो आप देख रहे हैं मेडिसिन, दूसरा क्या है, भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा चिकित्सा, साहित्य के क्षेत्र में पांचवा, शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये नोट हो गया भाई। अच्छा इन्होंने क्या किया था, जो इन लोगों को मिला है वो किसके लिए दिया गया है, जॉन क्लार्क और मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को किस चीज के लिए, इन्होंने कौन सी खोज की है, सुपर कंडक्टिविटी सर्किट में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन, इसके लिए खोजा है। आप कह रहे होंगे ये तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये खोज इन्होंने क्या किया है, भौतिक के क्षेत्र में इन्होंने क्या खोज किया है, इन लोगों के द्वारा ऐसा खोज, मतलब ऐसे कण का खोज किया गया है, जब कभी कोई कण किसी दीवार से टकराता है, ये भौतिक की बात है, तो वो टकरा करके वापस चला आता है,
लेकिन जब ये इन इन लोगों के द्वारा, इन तीनों लोगों के द्वारा जो खोजा गया है कि ऐसे कण की खोज की गई जो टकराने के बाद उछल करके बाहर चला जाता है, समझ रहे हैं? ऐसे कणों की खोज की गई है। ये जो है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस के द्वारा, समझ रहे हैं? ये खोजा गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग दिशा में बड़ा कदम, ये खोजा है भौतिकी में। इन तीनों लोगों को मिलेगा क्या? नोबेल प्राइज। किसका? भौतिक का। आगे चलें। हम्म, देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हम्म, तीन लोगों को इसमें मिला है। रसायन विज्ञान, यहाँ देखिए तीन लोगों को यहाँ भी मिला है। साहित्य में भी अभी हम लोग बात कर रहे थे कितने क्षेत्रों में मिलता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। नाम बड़े कठिन है, ठीक है ना? इससे पहले वाले भी तीन लोगों को मिला, किसमें? मेडिसिन में। तीन लोगों को रसायन में मतलब मिला है, और तीन भौतिकी में। ये लोगों के द्वारा क्या खोजा गया भाई? तीन लोगों के द्वारा मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क का इनके द्वारा क्या किया गया? विकास किया गया है, जिसका महत्व क्या है? गैस स्टोरेज, उत्प्रेरक और पर्यावरणीय सफाई में उपयोग। जो मेटल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फ्रेम, हाँ, फ्रेमवर्क जो है, इसमें जो इन लोगों के द्वारा खोजा गया है, ये देख रहे हैं गैस स्टोरेज, गैसों को जो मतलब स्टोर करके रखा जाता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम क्या होता है जानते हैं रसायन विज्ञान में? जब कभी कोई क्या होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, तो उत्प्रेरक ही उस क्रिया को करवा देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। तो और पर्यावरण के जो साफ सफाई है उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है? खोज की है, और उसी खोज के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है? लाजोलो क्रांस होरकाई, ये कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के। इनको सम्मान मिला है इनके कलात्मक और दूरदर्शी लेखन के लिए, जो तबाही के बीच भी कला जो तबाही के बीच भी कला की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है, जो तबाही के बीच भी कला की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। इसी इसी के सम्मान में इनको दिया गया है क्या? हंगरी के जो रहने वाले हैं इनको मिला है नोबेल प्राइज। शांति पुरस्कार, इसकी घोषणा कब होगी? आज शुक्रवार 10 अक्टूबर को होगी। आज पता चलेगा किसे शांति में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। संभावित नाम कितने हैं? देखिए यहाँ इसलिए दिया गया, मेंशन किया गया है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को मिले। ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को, यूलिया अनुलनयाना को, सूडान की इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, इन सब में किसी ना किसी को संभावित नाम है, ये मिल सकता है। ट्रंप की संभावना क्यों है भाई? गांजा शक्ति योजना के कारण चर्चा में थे। गांजा शक्ति, गांजा पट्टी के बारे में आप पढ़े थे ना? आप जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, गांजा। तो अब ये गांजा का मतलब ये देश, कंट्री से, ये शांति के मतलब दो देशों के बीच में इन्होंने क्या करवाया है? सुलह, शांति, सुलह करवाई है। इसीलिए इनका नाम आ सकता है किसमें? शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार में कौन आ सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हो सकता है इसमें भी तीन लोगों को मिल जाए। क्या जब धनराशि मिलती है तो सबको अलग अलग पैसा मिलता है? नहीं, जो धनराशि मिलेगी अभी हम आपको बताएंगे, उसी का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाता है, ठीक है ना? वैसे दे दिया जाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, देख रहे हैं ना? इसकी भी घोषणा कब होगी? 13 अक्टूबर को होगी, मतलब सोमवार को होगी। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत देखिए, यही घोषणा कब होगी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? यही हम आपको बताएं कि सोमवार को 13 अक्टूबर को होगी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई?
किसके नाम पे हुई है? अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन वैज्ञानिक, इंजीनियर और डायनामाइट के क्या थे? आविष्कारक। डायनामाइट जानते हैं क्या है? डायनामाइट क्या है भाई? विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। इसी के क्या थे ये? आविष्कारक थे। पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में दिया गया। पुरस्कार की श्रेणियां कितनी है? छह क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान उसे, ठीक है ना, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, साहित्य लिटरेचर में शांति या केवल नार्वे द्वारा दिया जाता है। शांति का पुरस्कार कौन देता है? नार्वे में, ठीक है ना। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में ये यहाँ से 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, वहां से पुरस्कार दिया जाता है। मतलब 6 क्षेत्रों में स्वीडिश, हाँ स्वीडिश सेंट्रल बैंक, वहीं से मिलता है ये। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, 1901 में पहला पुरस्कार। और ये कौन है अल्फ्रेड नोबेल? आप जान, ये डायनामाइट का आविष्कारक, ये पूछा जाता है डायनामाइट के आविष्कारक कौन? इंजीनियर भी थे। अब इनके बारे में और जान लीजिए। देखिए, पुरस्कार कौन देता है? तो पुरस्कार कौन देता है भाई? स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिक रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र। जी, बस यही ये समाप्त है पेज। क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था। जी, नहीं दिख रहा? दिखेगा भाई, दिख रहा। देखिए, और कितना पुरस्कार मिलता है? देख रहे हैं, 75 लाख। कितना पुरस्कार मिलता है? हर हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम और ओस्लो में आयोजित होता है। लगभग 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन, या अपने भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 75 लाख की नगद राशि मिलती है। और क्या मिल जाता है? साथ में कुछ अवार्ड मिल जाते हैं। ये मिलता है कि इस पुरस्कार समारोह, जब भी पुरस्कार समारोह होता है तो उस टाइम स्टॉकहोम में वहीं दिया जाता है। और नॉर्वे से कौन सा मिलता है? शांति वाला पुरस्कार मिलता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये तीन तीन तो अभी आप जान ही रहे हैं, 3 4 नाम जो अभी हम आपको बताएं। कौन से? मतलब मेडिसिन वाले, रसायन विज्ञान, भौतिक और साहित्यिक। इसके बाद अभी दो की घोषणा होनी बाकी है, अर्थशास्त्र की और शांति। शांति की घोषणा आज होगी और अर्थशास्त्र की घोषणा आज के 3 दिन बाद, मतलब 13 तारीख होगी। तो एक साथ फिर तीनों को जान लेंगे, और जानना भी जरूरी, क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनना बनना है। मतलब कोई सा भी एग्जाम होगा तो वो आपको मतलब बताना ही है, ये जानना है। और ये 6 क्षेत्र में होता है, ये अब जानते हैं, ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन इतना था। इसका पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा। अब आप पढ़ लीजिए। क्या? हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी में कौन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संधि पढ़ रहे थे। और लोगों को जोड़िए। संख्या जुड़ क्यों नहीं रही भाई? हम्म। हाँ, ये गलत है ना। देखिए, चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास। क्लास है हिंदी की। हिंदी में आप पढ़ रहे हैं क्या? संधि या फिर संधि? इसमें पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? स्वर संधि। और इस स्वर संधि में आप पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि ना। इसमें केवल आपको क्या बताने हैं? एग्जाम्पल बताने होंगे। आप लोगों ने क्या जाकर के घर पे इसका प्रैक्टिस किया? इससे पहले कोई कोई ऐसा संधि तो नहीं बचा है जहां आप, जो आपको ना समझ में आया हो? बताइए, जिसका आप संधि विच्छेद ना कर पाए हो, जो आप ना समझ पाए हो, ऐसा कोई संधि? वृद्धि संधि में हम आपको बताए थे क्या? वृद्धि संधि में
बताइए गंगेश्वर का संधि विच्छेद, गंगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। हम्म, हाँ गंगेश्वर। कैसे होगा भाई? गंगा प्लस ऐश्वर्य, सही है। गंगेश्वर्य, ये क्या होगा यहाँ? एक मात्रा लगेगी। गंगेश्वर कैसे बनेगा? गंगा से क्या निकल के आएगा भाई? बड़ा आ ना, यहाँ गा से बड़ा आ, और यहाँ क्या है? ए। और ऐश्वर्य में ये बच जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ और ए, आओ बनाते हैं, सॉरी अ बनाते हैं जी। आ और ए है तो फिर अ ही बनाएंगे, जिनकी कैसी मात्रा होती है? दो मात्रा। जिसको हम आधा करते उसी के ऊपर मात्रा लगा लेते हैं, मतलब किसको हमने आधा किया था? गा को, उसी के ऊपर दो मात्रा, और ये सा और वाह और यार लगा लेंगे तो बन जाएगा क्या? गंगेश्वर्य। बनौषधि आप कल किए थे ना, बनौषधि आपने किया था ना, हम लिख रहे हैं इसका। बताइए क्या होगा? बनौषध है। हाँ तो हमने सही लिखा है, बनौषध। क्या होगा? बन प्लस, हाँ तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तोड़ेंगे आप, बन प्लस औषध। नहीं नहीं, औषध नहीं, औषध। अरे जी जी जी, ठीक है भाई। गलत हो गया ना? हाँ, अभी सही हो गया। बन प्लस औषध। अब ये कैसे बनेगा? ना पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर क्या आएगा? आ के साथ में क्या मिलेगा? औ। षष्ठी सा और धा यहाँ बच जाएंगे। ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? अ का ही निर्माण होगा। और जब अ का निर्माण होगा तो इसी के ऊपर अ की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा? बनौषध। समझ रहे हैं? मंत्रौषधि, मंत्रौषधि, बनौषधि, बनौषध, ये सब ऐसे क्या कर सकते हैं आप? आप जो है जान रहे हैं। जालौक, गंगौज, जालौक, क्या होगा? जालौक, जालौक, जलौक है। जल प्लस ओक, हाँ ठीक है, ओक होगा, ओक। ओक मतलब होता है, जानते हैं क्या वो? मतलब, हाँ मदार होता है, ओक नहीं, आख है वो। ओक का मतलब होता है जैसे किसी किसी वनस्पतियों से निकलने वाला, स्रावित होने वाला वो द्रव, उसे ओक बोलते हैं, ठीक है ना? तो जल, ला में आप हलंत लगाएंगे, बाहर क्या आएगा? आ के साथ क्या मिलेगा? ओ। और यहाँ का है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आओ। आओ की मात्रा लग जाएगी किस पे? इनके ऊपर, ठीक है ना? तो बन जाएगा क्या? जलौक। समझ रहे हैं? आप एग्जाम्पल बताएं बुक में से, या जहां से भी जो आपको लग रहा हो। नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जलौक बताएं। जलौक हो गया। महोदार्य, महोदार्य देखो। महो, महोदार्य क्या होगा भाई? महा प्लस क्या? ओदार होगा कि औदार्य? ओदार की औदार्य? औदार्य, महा प्लस औदार्य, मतलब क्या बन जाएगा? महोदार्य। यहां से क्या निकल के आएगा? आ, और यहां से क्या? ओ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आओ। तो यही नियम है क्या?
यही नियम है। आ और हाँ, मात्रा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसकी एक मात्रा थी, यहाँ बन जाएगी कितनी, दो मात्रा। यहाँ आप सब देख रहे हैं, सबकी मात्रा क्या हो जाती है, दो। यही वृद्धि संधि है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ। अरे जी, ठीक। औदार्य, समझ रहे हैं ना? एक दो क्वेश्चन हमने कहा था कि आपको बताना है, वो जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये कठिन है, कितने लोग इसे तोड़ पाएंगे। वो है महोत्सुक्य। कितने लोगों को ये? महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। बताइए। हाँ, क्या क्या होगा बताइए। आप अपना, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। महाप्लस उत्सुक। इसको पूर्वौपनिवेशिक, पूर्वौपनिवेशिक। और महोत्सुक में क्या बनेगा, महा प्लस औत्सुक की औत। हाँ ठीक है, अब सही हुआ। यहाँ माँ है और हा, अच्छा, ओ लगाने से कोई सार्थक वर्ड बनेगा भी नहीं। औत्सुक, औत्सुक। ठीक है। हाँ में से आप बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, बड़ा आ। बड़ा आ के साथ में क्या मिलेगा, औ। औ के साथ ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, औ ही। ठीक है ना? ये क्या है, आधा ता और सा पे छोटा ऊ की मात्रा, आधा का और ये इसकी मात्रा आप इस पे लगा लीजिए, मतलब माँ। हा पे औ की मात्रा, आधा ता शु और आधा का या, महोशुक। इसका पूर्वोपनिवेशिक का क्या होगा, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। निवेशिक ना, पूर्वोपनिवेशिक। पूर्व में क्या होगा, यहाँ आप हल लगाएंगे, बाहर आएगा आ। आ के साथ में क्या मिलेगा, औ। यहाँ पा निवेशिक ना, यही बचेगा। ये आ और औ मिलके क्या बना लेंगे, औ। और औ की लग जाएगी यही डबल डंडी की मात्रा, किस पे, वा पे, तो बन जाएगा पूर्वनिवेशिक। समझ रहे हैं? यही जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था। बाकी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं जो आप ना कर पाए। लगभग लगभग आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना? लगभग एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलें। मतलब अगला क्वेश्चन का मतलब अगला टॉपिक, ये समझ गए कि नहीं? यण संधि। हम्म, तोड़ ली, कर लिए थे भाई ना। यण संधि, यण संधि कब बनती है, नियम क्या है? जब क्या हो भाई, जब, जब क्या हो, हाँ। अच्छा, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तब कैसे याद होगा, है ना? एक मिनट भाई। जब ई, बड़ी ई, ऊ
बड़ा ऊ, री बड़ी री ना। अरे भाई री नहीं होगा, री भी तो होगा। जब ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री बड़ी री के साथ, हाँ के साथ असमान स्वर, असमान स्वर आए, आए तो या वा रा में बदल जाता है। कौन बदल जाता है भाई? ई बड़ी ई या में, ऊ बड़ा ऊ वा में, री बड़ी री रा में। ये क्या होते हैं? बदल जाते हैं। नहीं समझ पाए? ये क्या होते हैं? ऐसे बदल जाते हैं। और किसके बाद आसमान स्वर आए? इनके बाद। आसमान का मतलब ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री को छोड़ करके कोई भी 11 स्वर में से, मतलब इनको छोड़ करके, दो को छोड़ करके बाकी 9 चाहे जो आ जाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता दें, देखिए ई हो या बड़ी ई हो, इनके बाद क्या आए? चाहे आ आए या बड़ा आ आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, इनके बाद यदि री आए, ठीक है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? री आए, ए ओ, हाँ और औ, तो मेरे भैया ये बताइए, ये ई और ई के समान ना हो तो ये सबको आप क्या कहोगे? एक लाइन में क्या कहेंगे? असमान स्वर कहोगे ना। ये अगर आएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये किस में बदल जाता है? या में। और इस असमान स्वर की क्या लग जाएगी उसके ऊपर? मात्रा। ये भी बात नहीं समझ में आई होगी। असमान स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। नहीं समझ में आई ना? आप देखिए गजब बात करते हैं। ई के साथ में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। ई के साथ में यदि बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनेगा? या तो बनेगा, लेकिन इस पे किसकी मात्रा लग जाएगी? यहां समझ लो भाई, बड़ा आ की। उसके बाद ई के साथ में क्या मिलेगा? ई मिलेगा तो गधा फिर क्या बन जाएगा? तब तो दीर्घ संधि बन जाएगी। अब ई के साथ क्या मिलेगा? ऊ मिलेगा, तो या तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ई के साथ में क्या मिलेगा? यदि बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। ई के साथ में क्या मिलेगा? री मिल जाएगा, तो यहाँ पे री की मात्रा लग जाएगी। अगर ई के साथ क्या मिल गया? ए मिल गया, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। ई के साथ में यदि ए मिल गया तो यहाँ पे अ की मात्रा। ई के साथ में क्या मिल गया? यदि ओ मिल गया तो यहाँ पे ओ की मात्रा। अगर ई के साथ में क्या मिलेगा? औ मिलेगा, तो यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी। ये नियम किसका है? ई का। ठीक यही नियम किसका है? बड़ी ई का। नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? सेम नियम किसके लिए हो जाएगा फिर? छोटा ऊ या बड़ा ऊ के लिए। इनके साथ में अगर क्या मिल जाए? इनके साथ में यदि आ आएगा तो क्या बनेगा? वाह बनेगा। यदि छोटा ऊ के या बड़ा ऊ के साथ क्या आएगा? बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा? वाह पे आ की मात्रा, असमान स्वर की क्या लग रही है? अब मात्रा लग जाएगी। यही तो लिखना है। अभी ये तो पहला पॉइंट था, समझ रहे हैं? दूसरा वाला देखिए, ये था कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या है? असमान स्वर आए। यहां देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो, है कि नहीं? ये किस में बदलेंगे फिर? वा में। और इनकी क्या लगेगी? आसमान स्वर की क्या लगेगी? आसमान स्वर है ये, इनकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। किसके ऊपर लगेगी? वा के ऊपर। अब यहाँ ऊ, बड़ा ऊ के बाद में क्या है? छोटी आएगा, वा पे कैस किसकी मात्रा लग जाएगी? ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भैया। गजब बात।
री आएगा। वहां पे किसकी मात्रा? री की। ऊ, बड़ा ऊ के बाद अगर ए आएगा, वहां पे ए की मात्रा। इसके बाद में यदि ए आएगा तो किसकी मात्रा लगेगी? वहां पे ए की मात्रा। मतलब दो मात्रा हो गई भैया। ऊ या बड़ा ऊ के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा। तो किसकी मात्रा? वहां पे ओ की मात्रा। ऊ, बड़ा ऊ के बाद में क्या आएगा? अगर अगर औ आएगा तो किसकी मात्रा लगेगी? वहां पे औ की मात्रा। ये नियम किसके लिए हो गया? औ के लिए। अगला देखिए, री या बड़ी री के बाद में क्या है? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? ये सब असमान स्वर हैं। असमान स्वर हैं। इनकी क्या लगती है भैया? मात्रा लगती है। किसके ऊपर? ये किस में बदलेगा? रा में। ये किस में बदलेगा? रा में। रा के ऊपर इनकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब देखिए, यहां री हो, छोटी री हो, यदि बड़ी री हो, इनके साथ में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। ठीक है ना? री हो या बड़ी री हो, इनके साथ में बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनेगा? रा पे आ की मात्रा। री हो या बड़ी री हो, ई मिलेगा तो क्या होगा? रा पे छोटी ई की मात्रा। ये अगर मिलेंगे, ये हो, ये दोनों में से कोई भी हो भाई, अरे ये ऐसे, ये हो तो इस पे अगर बड़ी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? रा पे बड़ी की मात्रा। री या बड़ी री, इनके साथ में ऊ मिलेगा तो क्या होगा? रा पे छोटा ऊ की मात्रा। देखिए ऐसे बन जाएगा, गोल सा नहीं बनेगा। रा पे ध्यान दीजिएगा। रा पे ऐसे अगर आप रा लिख रहे हैं, ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये छोटा ऊ की मात्रा रा पे है। रा है यदि इस पे ऐसे गोल सा बना हुआ है पीछे उसके रा के, इसका मतलब क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है। बात कुछ समझ में आई? हम्म, बात कुछ समझ में आई? जी। आगे देखिए, फिर री है या बड़ी री है, इसके साथ में अगर बड़ा ऊ आएगा तो फिर देखिए ऐसे रा बनेगा, उस पे ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा। री के साथ में यदि ए आएगा तो क्या बनेगा? रा पे ए की मात्रा। री के साथ में अ आएगा तो बड़ी री के साथ में अगर अ आएगा तो रा पे अ की मात्रा। यही बचा हुआ है री के साथ में क्या लिखना? ओ। तो क्या बन जाएगा? रा पे ओ की मात्रा। री या बड़ी री के साथ में क्या आए? औ आए, क्या बन जाएगा? रा पे औ की मात्रा। ये है इसके कॉन्सेप्ट, ये है इसके नियम। समझ रहे हैं? बड़ा है। आधा लाइन में कैसे जानेंगे? एक लाइन में कैसे जानेंगे? बहुत है आसान। बताए थे ना? एक लाइन में। ये देखो, ये पहला पॉइंट है, ये एक पहचानने का पहला तरीका है। पहचानने का दूसरा तरीका देखो भाई, पहचानने का दूसरा तरीका क्या है? ये तो पहला तरीका हो गया। यदि किसी यदि किसी शब्द के बीचों बीच बीचों बीच या व रा आए तथा इनके पहले इनके पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहां यण संधि होती है। वहां क्या होती है? यण संधि होती है। हैं? दिख नहीं रहा? क्या है भाई? अच्छा जी, ऊपर लिख दिए, कोई बात नहीं है। ये अभी ये वाली बात समझ में आई ना? तो इसको पहचानने के लिए क्या कर लेते हैं? यहां देखिए, यही तो बताए दूसरा नियम क्या है कि यदि
किसी शब्द में क्या है भाई, शब्द, यदि किसी शब्द के बीचों बीच या वा रा आए तथा इनसे पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहां यण संधि होगा, यण संधि होगा। ये दूसरा नियम है पहचानने का। कैसा नियम है? दूसरा। ये अगर आते हैं, इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है, तो वहां पर क्या होगा? यण संधि होगा। यह कुछ समझ में आ रही है बात ये वाले? या रा हुआ हो या इनसे पहले कुछ आधा हो, दो वर्णों के मेल से जब या रा वा बने, यण संधि होता है। ये भी आप कह सकते हैं, या तो फिर हमने लिखवा दिया आपको कि जब क्या हो, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री बड़ी री के बाद कोई असमान आए। तो तीन बातें बताते हैं कि जब दो वर्णों के मेल से क्या बने। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात यह है कि भाई कि जब क्या हो, जब दो वर्णों के मेल से क्या बने, मेल से या रा वा वर्ण बने, वहां क्या हो, वहां क्या होगा? वहां यण संधि होगी। वहां क्या होगी? यण संधि होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो तीन बातें हैं, इन तीनों में से कैसे कोई भी आप पहचान लो, कोई भी आप जान जाओ, वो आपका क्या होगा? यण संधि है। अब यण संधि तो है, अब ये इसी कंडीशन लगेगी जैसे कोई देखो, ए भैया, जैसे देखो यहां, जैसे क्या, जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है? प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। संधि से एक चीज और भी नोट कर लीजिए, संधि आपको जानते हो विलोम तो बताएगी ही, संधि आपको पर्याय बताती, पर्याय मतलब पर्यायवाची। संधि आपको प्रत्यय बताता है, प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट। प्रत्यय भी आप जान जाएंगे, संधि से आपको प्रत्यय भी पता चलता है। अब प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक का संधि विच्छेद कैसे होगा? अब आप सबसे पहले ये जानिए कि बीचों बीच में या मिल रहा है और उससे पहले कुछ आधा मिल रहा। आधा क्या मिल रहा है? ता मिल रहा है। यहीं अगर आप तोड़ दिए दिए तो आपको जो पहला वर्ण मिलेगा अभी क्या मिल जाएगा? प्रत्यय। प्रत्यय सदैव आगे लगते हैं और उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है? सॉरी, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय क्या पीछे। हाँ, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ठीक है ना? तो यहाँ प्रत्यय भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, प्रत्यय आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए कौन सा, इसमें क्या मतलब प्रत्यय क्या है? पहला ऑप्शन है प्रा, दूसरा ऑप्शन है प्रा, तीसरा ऑप्शन है क्या? तीसरा ऑप्शन है प्रत्यय, तीसरा है प्रति, चौथा है प्रति। अब इसमें से प्रत्यय अगर पूछा जाएगा तो अभी आप संधि जानेंगे तो ये तीनों बता ले जाएंगे, मतलब इस प्रश्न को भी बता ले जाएंगे कौन सा सही है। देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? प्रति प्लस, पहले तो आप पहचान गए कि नहीं पहचान गए? या है बीचों बीच में, या से पहले क्या है? अब प्रति प्लस एक, इसका नियम देख लीजिए। पा में आधारा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ता पे आप क्या लगाएंगे? हलंत या हल। बाहर क्या निकला? छोटी। छोटी के साथ में आसमान स्वर मिला ना, ए क्या है? आसमान स्वर है ना, तो ई सदैव किस में बदल जाएगा? या में। और एक एक की मात्रा कैसे होती है? सिंगल डंडी। इसकी मात्रा कैसे होती है? सिंगल डंडी। इसी के ऊपर लग जाएगी भाई। तो अब कैसे, जो जैसे वैसे लिख लेंगे। पा में आधा रा है वैसे लिख लेंगे, ता आधा है तो ता आधा है। यहाँ पे एक ही मात्रा है ये लिख लिया, और यहाँ का है, क्या बन गया? बात समझ में आई कुछ? बात कुछ समझ ना आई ना? ये हो गया प्रत्येक। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अभी आप कहेंगे प्रा वाला ही ना मिले ना, मतलब एग्जाम्पल ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन एक बनता है प्रत्यावेदन। क्या होता है? प्रत्यावेदन।
वेदन, बीचों बीच में वा भी मिल रहा है, आप लगाएंगे फिर यहां पर भी तो है, तो यण संधि, लेकिन तोड़ देंगे वा वाले नियमों से। लेकिन आप ध्यान दीजिए, वो बीच में, बीचों बीच में या हो, वा हो, रा हो, लेकिन उसके जस्ट पहले क्या हो, तो जस्ट पहले क्या है, ये नियम है यार, होगा जरूर, आप देख लीजिए चाहे जितना, हाँ होगा, हो सकता है वो उस संधि का ना हो। तो इसीलिए तीनों बातें जानो, तीनों बातों का मतलब ये, इसका कॉन्सेप्ट जानो। कौन सा, ये जो अभी आप यहां ये बनाए हो, ये इसको भी आप जानो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे प्रत्यावेदन में क्या हो जाएगा भाई, प्रति प्लस आवेदन, प्रति प्लस आवेदन। अब देखिए प्रति प्लस आवेदन में अगर पा में, अगर सॉरी ता में आप हलंत लगा देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, जो मात्रा लगी वही तो स्वर बाहर आएगा, छोटी लगी छोटी बाहर, प्लस आ जाएगा, और उधर वेदन लिख दिया जाएगा। और ई और आ बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, ई बनाएगा या, और आ की क्या लग जाएगी, बड़ी आ की क्या होती है, एक मात्रा, यही मात्रा या के साथ लग जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, पा में आधा रा, ता आधा है, और या पे आ की मात्रा यहां से लग जाएगी, और इधर वेदन लिखा गया है, क्या बन जाएगा भाई, प्रत्यावेदन। समझ रहे हैं ना? अच्छी बात है, आगे देखिए। आगे, आगे चले यहां से ना, अभी तो एग्जाम्पल बताने हैं आपको, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पल में समझिए। देखिए क्वेश्चन, एक एक वो एक एग्जाम्पल है, अन्वेषण, अन्वेषण। अब ये कैसे टूटेगा, ये यण संधि है कि नहीं है, यण संधि है कि नहीं संधि है, कैसे पता चला, बीचों बीच में क्या मिला है, वाह मिला है, वाह से पहले क्या है आधा ना, किसमें टूटेगा, अन प्लस बेषण, एषण, लिख दिए अन प्लस एषण है। अच्छा अनु रहेगा, हम सोचे आप सब बताया हुआ लिख दिए, जो आप बोले हम वही लिख दिया। अब आप, अब बाद में आपने कहा कि अनु रहेगा, अनुमाने, अनुमाने क्या होता है आगे। अब इसमें अगर अन्वेषण में आपसे प्रत्यय पूछ ले तो कौन सा प्रत्यय है, अन, अनुनाय अन। अब देखो एषण कैसे जानेंगे, अगर आप सोचो अगर हम ये वाला ये लगा देते तो क्या दिक्कत है, देखो संधि कैसे आपको बताया कि सही लिखे गलत, ये शब्द सही कि गलत। अब देखो आप लगाएंगे यहाँ आ, ना पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर आएगा छोटा ऊ, छोटा ऊ के साथ में मिलेगा ए, सा और यहाँ लिख देंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो वाह ऊ बदल जाता है, यहाँ देखो ऊ बदल जाता है किसमें, वाह में, ऊ बदल जाता है वाह में। अब ऊ बदल गया वाह में, इसकी मात्रा द्विदंडी होती है, तो द्विदंडी यहाँ मात्रा लगी है, मतलब दो मात्रा लगी है ना, इसलिए क्या है, यहाँ ये ए ना होकर के क्या है, या ए ना होकर के ए है, अब यहाँ क्या हो गया ए, षष्टी सा औड़ा। अब ये दोनों मिलेंगे तो इसकी एक मात्रा यही होती है, तो जिसके इसी वा के ऊपर लग जाएगी। अब छोटा आ को आप आ लिखिए छोटा, ना आधा है तो ना आप आधा ऐसे लिख सकते हैं, वहां पे एक ही मात्रा लगा लीजिए, यहाँ षष्टी सा है औड़ा, तो फिर शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ भैया आवे चाहिए हो, ये देखा ये शब्द है देखा या है, या देखा न्यून, न्यून कैसे बने, बीचों बीच में क्या है, या है, या से पहले क्या है, आधा। अच्छा ये समझ में आ रहा हमारा तरीका आपको पढ़ाने की कि नहीं, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहे हैं, मतलब ये आपको, हम सोच रहे हैं कि एक बार समझ लो फिर चाहे जितने स्पीड से पढ़ो, और कई बार ऐसे पढ़ाए हैं, जो पढ़े हैं वो जुड़े हैं, जान रहे हैं, यही कुछ बदले नहीं, यही बता दिए, यही एग्जाम्पल दिए। अब इसके अलावा और एग्जाम्पल लाए कहाँ से, न्यून के अलावा कहाँ से लाए, अन्वेषण के अलावा और कहाँ से लाए, प्रत्यावेदन, प्रत्याहार, अत्याचार ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, अत्याचार, अत्याचार हे भैया, या से पहले क्या है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यण संधि। कैसे बन जाएगा, अति प्लस, अति मतलब अधिक हो गया ना,
आचार्य। यहां आ है, ता पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर क्या आएगा, ई के साथ में मिल जाएगा बड़ा आ, प्लस यहां लिख देंगे आप 4, ई और आ मिलके, ई के साथ कोई असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है या में, तो ये बदल गया या में, और बड़ा आ की मात्रा यहां लग जाएगी, क्योंकि आ की क्या लगती है, स्वर की मात्रा लग जाती है। जो जैसे है वैसे लिख लीजिए, ता आधा छोटा आ यहां लिख लेंगे, और इधर 4 जोड़ लेंगे तो क्या बन गया। अब यहां न्यून के बारे में बताएं, नी प्लस ऊन बड़ा ऊ, और नखली वही ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। अब आप देखेंगे ना, ना है, ना पे आप हलंत लगा देंगे, बाहर आ गया छोटी, छोटी के साथ में क्या मिल गया, बड़ा हुआ, और यहां ना। अब आप जानते ई के साथ कोई असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है या में, असमान स्वर की लग जाती मात्रा, पीछे ना था लिख दिए, ना को आधा ऐसे लिखते हैं तो ना आधा लिख दिया, ऐसे क्या बन गया, समझ पा रहे हैं। हम्म। बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। आगे और एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल बताइए जो आपको लगे। जैसे अब आप देखिए, पहले क्या बताएं, मात्राज्ञा लिखा है, शब्द क्या लिखा है, मात्राज्ञा। अभी ऊ का मतलब आप देखिए, वा पढ़ लिए हैं, या पढ़ लिए हैं लगभग ना, यहाँ या वा अन्वेषण पढ़े हैं ना, अभी हम और वा का करा देंगे। अरे देखा वाह हे, यह देखा बहुत बार कहा था, आवा हमरे घरे का आओ बा। वाह है, वाह से पहले क्या है कुछ, आधा, और जब कुछ आधा है तो मतलब बीच में वाह आए, वाह मतलब यण संधि की तरफ इशारा कर रहा, अगर कुछ आधा मिलता है। अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर सु प्लस आगत। अब सु क्या है, यहां प्रत्यय भी बन जाएगा, सु माने सुंदर, आगत माने आना ना, आगत मतलब आना, मतलब सही तरीके से आवा, स्वागत है ना, गलत तरीके से ना हो। ठीक है, सा में आप क्या लगाएंगे, हल लगाएंगे, बाहर आएगा ऊ के साथ क्या जोड़ देंगे, बड़ा आ, और यहां गा और ता, गत लिख देंगे, ऊ और आ मिलके क्या बनाएंगे, ऊ के साथ यदि कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ बदल जाता है वा में, और उस जो भी उसके असमान स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी, तो ऊ बदल गया वा में, वा के साथ बड़ा की मात्रा, सा आधा है तो सा आधा, और इधर गा और ता मिल गया क्या, स्वागत। अब लेकिन ये मात्राज्ञा कैसे बनेगा, अब आप कहेंगे सर बनेगा मात्र, मात्र माने माता जी, और प्लस क्या आज्ञा, कितने लोग मानते हैं, ये आपके मात्राज्ञा है, मात्राज्ञा का मतलब आपको क्या करना है, पढ़ना है, मात्राज्ञा है ना, पढ़ाई करना है आपको, माता जी की आज्ञा है, पित्राज्ञा, माता पिता के ही कर्म हैं जो हम आप मतलब आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, अन्यथा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है जो आपको नसीब में है। खेती बाढ़े अपने कर में ना, और बाढ़े पूत पिता के कर में, पिताजी का कर्म अच्छा है तो कहीं ना कहीं क्या है, आप सबके लिए, ये आपका कोई कर्म नहीं, अभी अभी आप कर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। अब आप देखिए कैसे बनेगा, माँ के ऊपर मात्रा लगी, ता में आप हलंत लगा देंगे, बाहर क्या निकल आएगा, री की मात्रा लगी है तो बाहर क्या आएगा भाई, री आ गया, री के साथ क्या जुड़ गया, बड़ा आ, और यहां ज्ञा लिखा हुआ है, ऐसे आप लिख दीजिए। अब री के साथ अगर आ आएगा, एक बार पीछे चलते हैं, है ना, री के साथ में अगर आ आएगा तो रा बनेगा, री के साथ में बड़ा आएगा तो बड़ा रा, मतलब उसी की मात्रा लगेगी, नियम यही कह रहा, नियम के अनुसार आप देखिए। अब री के साथ अगर आ आया तो री बदल गया रा में, और रा की क्या लग गई, एक बड़ी की मात्रा, यही ना। अब अगर यही मात्रा लग गई तो आप सबको लिख दीजिए, आप लिखेंगे मा पे आ की मात्रा, ता आधा है, रा पूरा है, और ज्ञा पे आ की मात्रा क्या, क्या बन गया। अब आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, दिमाग ही डिस्टर्ब हो गए कि ऐसे लिख जाए, त्रा लिखे रहा, तो आप बताइए त्रा कैसे बनता है, आधा ता और पूरा रा, है ना, यही बनता है त्रा। तो अब अगर यहां एक मात्रा और लगा देंगे, इसका मतलब त्रा बन गया, त्रा आ का मात्रा लग गया।
अब इसी को हम लिख सकते हैं मात्रा ज्ञा। अब अगर आप देखो इसको और कैसे लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, माता ऐसे लिखते हैं, बीच में हम कहते हैं पेटवा फाड़ दीजिए और ज्ञा पे आग मात्रा ज्ञा। अरे पेटवा ना फाड़ दो भाई, कहने का मतलब बीचों बीच में ऐसे लिखा जाता है। ता में यहाँ क्या लगा है, रा, ये पदेन रा है, उसके पद के पास रा है। जैसे आप कहते हैं यहां लिखा होता है सर ट्रक, यही ना, टा में ये लगा है रा, इधर क्या लगा हलंत, टा आधा है रा पूरा है। यहां अगर आपसे पूछा जाए ट्रक में कौन सा वर्ण पूरा है कौन सा आधा, आप कहेंगे सर जी का तो पूरा लिखा है, टा क्या है वो भी पूरा लिखा है, लेकिन रा क्या है आधा, जबकि गलत है। टा में लगा है हलंत, टा आधा है और रा क्या है, जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं, जैसा होता वैसा दिखता नहीं। मोर को कौन देखकर कहता होगा कि ये सांप खाता होगा, मोर की खूबसूरती को देख करके कोई कहता होगा ये सांप खाता होगा। तो इसलिए जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं, इसलिए नजरिया बदलो, चश्मा लगाओ देखने का, समझ रहे हैं ना। ये संधि भी बता रहा ना, संधि बता रहा कि नहीं बता रहा। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, ये सबके लिए नियम लागू होता है, ये हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए नियम लागू होगा। आप जैसे दिखते वैसे हैं नहीं, जैसे हम दिखते वैसे हैं नहीं। कहते दिखते बड़े स्वामी टाइप के हैं, अंदर से बड़े सू से कहेंगे पहुंच जाएंगे वहां। पित्राज्ञा क्या होगा भाई, एकदम एग्जाम्पल बढ़िया है, पित्त प्लस आज्ञा। अब कैसे बन रहा ये आप जान रहे हैं, पित्राज्ञा कैसे बनेगा, है कि नहीं। मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, और एग्जाम्पल बताइए त्रा वाला। मात्र इच्छा ना, तो मातृ प्लस इच्छा, कैसे लिखा जाएगा मातृ इच्छा, यही। कैसे तोड़ेंगे भाई, मातृ प्लस, आप देखिए तो, अच्छा ता पे छोटी की मात्रा हो जाएगी ना, मातृ इच्छा जी। आप ता पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर आ गया री। आ, जी मातृ इच्छा, अब सही है ना, ये त्रा है, मातृ प्लस इच्छा। अभी संधि बता देगी क्या सही लिखना था। री और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रा पे छोटी ई की मात्रा, यही ना, ऐसे लगाना इच्छा, यहां लिखना है ऐसे। अब सबको साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मातृ इच्छा, है ना, मातृ प्लस इच्छा। और भी एग्जांपल, अत्याचार, है? पित्रादेश, कैसे होगा भाई पित्रादेश, पित्रादेश, पितृ प्लस, गलत हो गया, पित्रादेश बताइए, पित्त प्लस आदेश। अब आप समझ गए हैं, आप इस पॉइंट को पकड़ लिए हैं। आपको इनमें से बताइए कौन सा सही लगा नियम, सब सही है ना, ये वाला ज्यादा सही है ना, आप यही कहेंगे ये वाला ज्यादा सही, पहचानने के लिए सही है, लेकिन संधि को तोड़ने के जो नियम है उसके लिए कौन सा सही है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ये आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ट्रिक जानिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या जानिए, उसका कॉन्सेप्ट जानिए कैसे बन रहा है। हाँ तो वही, तभी तभी तो दिक्कत है, लेकिन ये पहचानने के लिए पहचानने में ये मदद कर देगी। पहचानने का मदद आप समझ रहे हैं, 90% तक आपको ये पहचानवा देगी कि हाँ यही होगा। बस अगर आप तोड़ ले गए, इतना जानते जल्दी से तोड़ लिए, तो फिर हो गया आपका काम। उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा नियम नहीं लगेगा, उसमें ये नहीं है कि माना वो काम करीस 1/10 माँ फिर ना करीस -1/5 माँ, इतना मानक जरूरत है ना, उतनी में तो आपके आ ही है। सबके साथ भी होता है, इसमें कौन सा होगा, ये सबके साथ होगा, लेकिन इसके लिए एक उपाय है क्या, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, उतने ज्यादा योग्य हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब वो एकलव्य
उनसे थोड़ा मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया था ना कि हम आपको क्या नहीं करवा पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे भाई, उसमें कंडीशन थे उस टाइम का ऐसा। लगातार उन्होंने प्रैक्टिस किया, उनको गुरु मान करके प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए, और एक अब अच्छे योद्धा बन गए थे एकलव्य। वो तो बात की अलग बात है कि वो अंगूठा ले लिया गया, वो उसकी कहानी अलग है, लेकिन ये है कि अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे थे, धनुधरधारी। तो ये भैया इसमें से और भैया आप एग्जाम्पल बता देंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं हम, और आपके अगर दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता तो आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल जो आप ना कर पाए, जो आप क्वेश्चन देख लें, आप अपने अपने पास जो भी कोई बुक रखे उसमें से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको लगे सबसे कठिन लग रहा है आपको, वो वाला प्रश्न पूछ लीजिए, या वा वाला कोई प्रश्न ज्यादा हो, रा वाला प्रश्न ज्यादा हो, मतलब जिसमें रा बन रहा हो, जिसमें वा बन रहा हो, दो दो जो है वर्णों को तोड़ने के बाद, या जिसमें या बन रहा हो। हम्म, प्रत्यावेदन, प्रत्येक और प्रतिहार बनेगा, गलत है, प्रत्याहार बन जाएगा। हाँ, प्रत्याहार, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं यहीं रोक दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। टाइम टू टाइम आप पढ़ लीजिए, यण संधि पढ़ लिए, और बचेगा अभी क्या, कौन सा बच रहा है, अयादि संधि। तो अयादि कल पढ़ करके फिर परसों जो भी मतलब नेक्स्ट अगले दिन जो भी होगा, फिर हम क्या कर लेंगे, उस इन सबको नोट कर लेंगे, या कहिएगा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे संधि की, उसके बाद फिर नोट करवा देंगे, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं रोक लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, अयादि संधि के बाद क्या कर देंगे, फिर क्वेश्चन हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, फिर मिलिए।